अतश्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, पूरा जोर आजमाइश चल रहा है, पूरी ताकत खान भिड़ा रखा है, लेकिन आज बॉडीगार्ड को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुआ। भाई साहब, दोनों बॉडीगार्ड का जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और खारिज करने के दौरान जो बहस हुई है और जिस तरीके से पूरी वकील की फौज खड़ा कर रखा था खान, लगा कि शायद जमानत हो जाए, लेकिन सरकारी वकील आज कुछ दूसरे मिजाज में दिख रहे थे। उस मिजाज की वजह क्या है वो तो ऊपर वाले को ही पता होगा, लेकिन एक बात तो तय है, जो चीज़ें दिख रही है ना वो शानदार है, ज़बरदस्त कसमकस वाली स्थिति है। भले रोशन का जमानत ना मिले, सोमवार तक उसके जमानत पर अब सुनवाई टल गई है, लेकिन आज बॉडीगार्ड को जमानत मिल जाए इसके लिए खान ने पूरी ताकत लगा रखी थी। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट है वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। खान के बॉडीगार्ड के रूप में जो दोनों बॉडीगार्ड जेल गए हैं, उसकी लाइसेंस को लेकर नया बखेरा खड़ा हो गया। एक तो बताए ही थे, एक जनाब के 2011 में पिताजी की हत्या हो गई थी, उसी के एवज में उनको लाइसेंस दिया गया। अब वो लाइसेंसधारी आर्म्स लेकर अब कमाई कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। उसका नियम यही है कि अगर इंटर स्टेट अगर आपको लाइसेंस का है, मतलब पूरे यूपी के साथ पूरे देश का अगर आपको मिल गया है तो फिर अलग बात है, तब आप जाइए, जहाँ जाइए वहाँ सूचना दीजिए। लेकिन आप यूपी के ही हैं, लाइसेंस यूपी का ही है, और अगर आप बिहार आए हैं तो 1-2 दिन के लिए आए हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बिहार अगर 10 दिन से ज़्यादा समय अगर आप रुक रहे हैं तो इसकी सूचना जिस थाना क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस थाना क्षेत्र के SHO को तुरंत आपको देना है। पूरे इसके साथ कह सकते हैं उसको क्या कि पूरे आर्म्स लाइसेंस के साथ आर्म्स में कितना हम गोली लेके आए हैं, क्या पोजीशन है ये, लेकिन इन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। दोनों गार्ड के मोबाइल फ़ोन से जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसका मतलब ये है कि 6 महीने से अधिक समय से ये दोनों गार्ड यहीं रह रहा है, मतलब परमानेंट ये गार्ड खान का है। ऐसे में यह लाइसेंस युक्त आर्म्स होने के बावजूद भी इसके द्वारा छोड़ा गया गोली अनलाइसेंस्ड ही काउंट होगा। इसमें इनका लाइसेंस रद्द होगा, इन पर कार्रवाई होगी, इनकी बंदूक सीज होगा। अब जब तक इस मामले में यूपी का कोई कोर्ट का कोई जजमेंट या यूपी से संबंधित कुछ, तब तक ये आर्म्स इनको दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आर्म्स से इन्होंने फायर किया है। और जो बातें आज की बहस में सामने आया कि आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, आपने तो FIR दर्ज किया था, रोशन को सहित सभी लोगों को आपने एक्यूज बनाया था, उसी में रोशन की गिरफ्तारी भी हुई है। तो आपने उस FIR में इसकी चर्चा क्यों नहीं की कि वो हमलावर जो है हमारे कोचिंग में प्रवेश कर गया और हमने अपने गार्ड के माध्यम से हमने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई? इसकी चर्चा आपने क्यों नहीं की? क्यों ये बात छुपाई? फिर आर्म्स जब आपके बॉडीगार्ड के द्वारा छोड़ा गया तो वो खोखा क्यों उठा लिया गया, जिस खोखा को लेकर पुलिस सवाल कर रहे हैं? खोखा कौन उठा लिया? तो आप, और उसके बाद मीडिया में आपका क्या बयान आया? सरकारी वकील ने वो भी दिखाया कि देखिए मीडिया में इन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर 5-6-10 राउंड से अधिक फायरिंग हुई है हमारे कोचिंग के ऊपर, और ये लोग जो है सो जान लेना चाहते थे हमको। लेकिन देखिए ये FIR दर्ज की है तो इसमें उन्होंने फायर होने की बात तक नहीं कही है। फिर रात में घटनास्थल पर SSP से लेकर थाना अध्यक्ष से लेकर DSP तक सभी लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बावजूद भी, एक बात समझ लीजिए, वहाँ पहुँचने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं, पता नहीं चला। पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में लिख कर दे दिया कि कोई गोली चलने की बात प्रतीत नहीं हुआ है। उस समय में भी खान और उसके बॉडीगार्ड ने ये नहीं कहा कि हमने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है। घटना के लगभग 14 घंटे बाद जब एक वीडियो वायरल हुआ
खान के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाए जाने का, तब इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने जब इनकी गिरफ्तारी हो गई और जब इनको थाना पर लाया गया और इनसे पूछताछ किया गया, तब ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने फायरिंग की है, हमने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की है। तो ये जो आत्मरक्षार्थ वाली जो थ्योरी है, वो थ्योरी तब इन्होंने दिया जब दोनों बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी हो। तो कहीं न कहीं साक्ष्य मिटाने, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने और पुलिस को गुमराह करने जैसे गंभीर मामले को देखते हुए तमाम वकील के फौज को खड़ा करने के बावजूद भी सीजीएम स्तर के दंडाधिकारी ने जमानत तो नहीं दिया, जमानत रद्द कर दिया है। अब हमको लगता है कि सोमवार को इसका भी डिस्ट्रिक्ट में सुनवाई होगा। लेकिन पुलिस जिस तरीके से तैयारी किया है, पुलिस ने समय मांगा है कि इसके आपराधिक इतिहास के बारे में हमें यूपी पुलिस में हमको समय दिया जाए। ये देखिए, उसके बावजूद भी खान का खेला देखते रहिए। पुलिस एकदम जो डायरी मांगा गया और एकदम डायरी दे दिया गया, जबकि इसका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, पुलिस को यूपी में जाके पता करना चाहिए था। पुलिस को यूपी के तमाम जिस जगहों से वो होता है, जहाँ से इसको भेजा गया, सारे मामले में कि भाई इस पर कोई केस भी है, कोई आपराधिक मामला भी है, नहीं थाने में बैठ के जैसो जो होता है सो हो, सब हो रहा है। मतलब दोनों तरफ से आजमाइश चल रहा है। मतलब प्रशासन भी चाहता है कि खान के पर कार्रवाई हो और नहीं भी चाहता है कि कार्रवाई हो। दबाव में कार्रवाई करने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ाता है कार्रवाई और 2 कदम पीछे भी हट जाता है। तो ये सारा खेल चल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा इस मामले में, इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो पुलिस का क्या रवैया, मतलब सरकारी वकील का रवैया क्या रहता है। क्योंकि खान का मामला भी जो 20 जुलाई को सुनवाई होना है और पूरे खान के खिलाफ एंटीसिपेटरी बेल को लेकर पूरी तैयारी कोर्ट में सरकारी वकील कर रहे हैं कि भाई एंटीसिपेटरी बेल ना हो। हालांकि हाई कोर्ट से एफआईआर कोशिंग में 9 तारीख को वो एफआईआर कोशिंग फाइल करता है 9 जून को, और 10 जून को सुनवाई होके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, थाना अध्यक्ष, एसएसपी सबको नोटिस जारी हो गया है। वो भी 13 जुलाई को सुनवाई है। बात समझ में आया ना? एफआईआर पेश करने के लिए सब कुछ हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, पुलिस पिटिशनर है, कुछ अगर चीज़ें सामने आ गई ठोस रूप से तो फिर खान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो चेहरे की चमक अभी दिख रही है ना, वो पूरा चमक मलिन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि घेराबंदी का जो अभियान पुलिस ने शुरू की है, उससे तो लगता है कि कुछ नज़रें टेढ़ी जरूर हुई है। क्योंकि पटना पुलिस को इसने बेवजह बयानबाजी करके बैकफुट पर तो ला कर रख दिया है। जबकि पटना पुलिस इस दोनों कोचिंग संस्थानों के आपसी विवाद में की वजह से पहले से ही मानसिक तौर पर मतलब प्रताड़ित महसूस कर रहा था। बेवजह एक शिक्षक को जेल भी भेज दिया, उसके दबाव में तो है ही, और उसके बाद खान का कलाकारी तो ये और पुलिस को असहज कर दिया है।